मुबारक है तुझको ये शादी तुम्हारी, मुबारक है तुझको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोगों को पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थ की अवस्थाएं, और आज जो है से पदार्थ की अवस्थाएं में हम भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था पढ़ चुके थे। तो वही भौतिक वर्गीकरण जिसको हम पढ़े थे उसी को आज हम फिर से डिटेल पढ़ना है। आज का क्लास दूसरा क्लास है। देखिए, भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, जो हम कल ही बताए थे। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड, द्रव को हम बोलते हैं लिक्विड, और गैस को बोलते हैं गैस। ठीक है, यही पदार्थ की अवस्था जो है, इस पदार्थ की अवस्था भी 3 प्रकार में जो अभी बांटा गया है उसको हम फिगर से दर्शा दिए हैं कि देखिए, ठोस का आकार किस प्रकार है और द्रव का आकार थोड़ा डिस्टेंस में है। ठोस जो होता है इससे पूरा सकेत होता है, एकदम सटा हुआ रहता है, और लिक्विड जो होता है, द्रव जो होता है, थोड़ा हल्का फैला हुआ रहता है, और गैस जो होता है वो पूरा डिस्टेंस में होता है। अब ठोस किसे कहते हैं? तो इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। यानी ठोस पहचानने का नियम है, ठोस कहते हैं इसका आयतन और आकार दोनों जो है से निश्चित होता है। जैसे मान लिया जाए कोई भी हम मोबाइल ही लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है और कोई वस्तु को हम रख दिए तो इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, इसे ठोस कहा जाता है। जैसे में पत्थर, कोयला, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, जो भी लीजिए ये सब ठोस में गिनती होगा। ठीक है, अब जो होता है इससे द्रव किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो द्रव, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है से परिवर्तनशील होता है, यानी अनिश्चित होता है। अगर इसको हम कोई पात्र में यानी कोई बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन में अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। जितना बड़ा बर्तन रहेगा उतना बड़ा वो स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे में पानी मान लिया जाए गिलास में रखते हैं तो पूरा गिलास का जितना पानी हम डालेंगे उतना अपना पूरा उसमें आकार अपना ग्रहण कर लेगा। दूध भी आकार अपना ग्रहण कर लेगा। तेल भी, यानी इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन इसका आकार परिवर्तनशील होता है। आकार जो है से नहीं होता है, जिधर चाहेगा उधर ढल सकता है। गैस किसे कहते हैं? तो इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार और आयतन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। गैस में जैसे में कोल गैस हो गया, मार्स गैस हो गया। मार्स गैस को हम मीथेन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में 10th में रहता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो यानी मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से गैस, जो भी गैस के नाम लेते हैं ये सब जो है इसका आकार होता, आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित कुछ भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर नोट में दिया गया है, नोट में कि ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्था हम बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी पदार्थ की 2 अवस्था और होती है। 2 अवस्था क्या है? तो पदार्थ को याद किया जाता है, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाता है, और 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आप लोग पढ़े होंगे 5वीं अवस्था, तो उम्मीद है कि नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर पढ़े तो ठीक है। 5वीं अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, अभी हम बताए थे प्लाज्मा और कंडेंसेट, यानी प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, और पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या बोलते हैं, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा की अवस्था जो होती है इस प्रकार होती है, इसका स्ट्रक्चर।
और प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा भी जो होती है उसमें भी कोई निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन नहीं होता। अब उसके बाद में है जो प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका नामकरण जो है से लेम्यूडर, जिसका नाम है लेम्यूडर ने दिया था। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा का नामकरण जो किया था लेम्यूडर ने दिया था। आगे समझ में। अब जो यहाँ से है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। हम पहले भी बोल के गए, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। अब प्लाज्मा की अवस्था का तापमान जो है से लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 20,000 डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा का तापमान होता है। सूर्य और तारों की उष्मा, सूर्य और तारा जो है उष्मा जो उत्पन्न होती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारा में जो उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था के कारण ही निकलता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं? तो पदार्थ की पांचवा अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। अब पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में दो प्रकार की परिवर्तन होती है। एक भौतिक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में फिजिकल चेंज बोलते हैं, और दूसरा रासायनिक परिवर्तन जिसमें केमिकल चेंज बोलते हैं। अब हम लोगों का पढ़ना है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यह एक अस्थाई यानी अस्थाई परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन जो होता है से अस्थाई परिवर्तन होता है। यानी कहा जाए तो इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ अपना रूप बदल करके पुनः उसी रूप में आ जाता है। यानी परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन है। जैसे में बर्फ का पिघलना, तो बर्फ अगर मान लीजिए पिघल जाता है तो उसे हम मान लीजिए कम टेम्परेचर में रखा जाए तो फिर से वो बर्फ बन सकता है। अब जो है से अगला रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? और भौतिक परिवर्तन में जैसे दे रहे हैं बताएं, यहाँ पर पूरा दर्शा दिए हैं। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो यह अस्थाई परिवर्तन है, यानी एक रूप से दूसरा रूप में बदलने के बाद पुनः उस रूप में नहीं आता है। यानी कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें जैसे में है, जैसे मान लीजिए दूध से दही बनना, तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा। मक्खन खट्टा हो जाता है अगर जो, तो फिर पुनः फिर ठीक नहीं होता है। मोमबत्ती अगर जल जाता है तो जलने के बाद फिर से मोमबत्ती नहीं बन सकता है। अब जो है से भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में हम अंतर देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में हम देखेंगे कि बर्फ का पिघलना, अभी हम बता के गए कि बर्फ अगर पिघल जाएगा तो फिर से बर्फ बन सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसलिए उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रेत का पानी में घुलना, अगर रेत मान लीजिए मिट्टी के बालू के अगर पानी में घुल गया तो फिर से पुनः उस रूप में आ सकता है। चीनी या ताप नमक को पानी में घुलना, यानी चीनी और नमक अगर मान लिया जाए कि पानी में घुल गया तो फिर से उसी रूप में चीनी हो या नमक हो, अगर पानी में घुल गया तो फिर से पुनः चीनी और नमक बन सकता है। गर्म करेंगे, भाप बन करके पानी उड़ जाएगा, फिर वो जैसे बर्तन में रह जाएगा। इसी अवस्था, इस रूप में हम रेत को भी पानी से अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब अगला है CO2 से सूखी बर्फ का बनना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ को बनना। अब जो है मोमबत्ती का पिघलना, हम यहाँ पर बताएं मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों अलग है। अगर पिघल गया तो फिर मोमबत्ती बन सकता है, लेकिन अगर मोमबत्ती जल गया तो फिर से मोमबत्ती नहीं बन सकता है। मक्खन अगर खट्टा हो गया तो फिर से ठीक नहीं होगा। खाना अगर पच गया तो फिर से परिवर्तन नहीं होगा। दूध में से अगर दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती अगर जल गया तो फिर से अगरबत्ती वो नहीं बनेगा। इसलिए उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन एक बार बदलने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं आता है, और भौतिक परिवर्तन जो होता है बदलने के बाद पुनः उसी रूप में आ जाता है। इसका परिवर्तन में अंतर बता दी। आ गया समझ में?